इसके क्रॉस एक पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है V। ठीक है, मान लो इससे करंट जा रहा है I। तो जो पावर सप्लाई में जो बैटरी होगा, ठीक है, बैटरी इसको कितना पावर सप्लाई कर रहा है रेजिस्टेंस को। आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, अगर बैटरी V वोल्टेज का है, ठीक है, V वोल्ट अगर पावर से सॉरी V वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो यहाँ जो पावर होगा क्या होगा, V इंटू आई होगा, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अगर पावर V इंटू आई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब V इंटू आई जूल पर सेकंड क्या कर रहा होगा, ये एनर्जी क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। ये जो भी डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिए, चाहे आप फैन लगा दो या कुछ भी लगा दो, तो अगर उसका पावर V इंटू आई है, कुछ भी इसका वैल्यू आ रहा है, मान लो सपोज दैट 10 वाट आ रहा है, सपोज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, फैन हो चाहे रेजिस्टर हो चाहे आपका एसी हो चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 वाट एंड 10 जूल पर सेकंड एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अपने को रेजिस्टर के बारे में पढ़ना है, तो रेजिस्टर मतलब इसके यहाँ पे यहाँ हुआ कि हर सेकंड में इतना पावर क्या कर रहा होगा, ये कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पर सेकंड में आया, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो पावर कंज्यूम हो रहा है रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है, पावर कहाँ जा रहा है, जैसे कि फैन है, तो फैन में क्या होता है, जो भी पावर कंज्यूम होता है वो क्या करता है, आपको उस मोटर को रोटेट कराने में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको रोटेट करने में चला जाता है, एसी है कूलिंग वूलिंग करने में खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो पावर कंज्यूम करता है कहाँ जाता है, तो ये जाता है इसके हीटिंग इफेक्ट में, ये रेजिस्टर को गर्म करने में जाता है, जैसे कि आयरन का रॉड, सॉरी इलेक्ट्रिक रॉड जो होता है जिससे आप पानी में गर्म करते हैं, इमर्जन रॉड, उसमें जो पावर कंज्यूम होता है कहाँ जाता है, तो हीट हीट एनर्जी के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये पावर जो हुआ, ये तो हुआ कि पर सेकंड इतना ही टेस्ट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे, अगर हम बोले कि बताओ एनर्जी कंज्यूम बाय रजिस्टर इन टाइम टी, इन टाइम, तो टी टाइम में रजिस्टर जो होगा कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आपको पता है पावर कितना है, तो V इंटू आई है, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी टाइम में। ठीक है, ये तो पर सेकंड पावर कंज्यूम है, तो टी सेकंड में कितना होगा, तो P इंटू टी हो जाएगा। अगर 10 जूल पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है तो 10 सेकंड में कितना करेगा, तो 10 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, पर सेकंड जितना कंज्यूम कर रहा है मल्टीप्लाई बाय टाइम, P इंटू टी क्या देगा, एनर्जी कंज्यूम बाय द रेजिस्टर देगा। और ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा रेजिस्टर, किस फॉर्म में जाएगा इसका एनर्जी, तो इस रेजिस्टर को हीट करने में वो एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो P इंटू टी, अब P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यानी रजिस्टर के केस में जो एनर्जी कंज्यूम होगा टी टाइम में कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, यानी टी टाइम में ये रजिस्टर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी एनर्जी क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। और ये जो एनर्जी कंज्यूम हुआ वो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी कहाँ डिसिपेट होगा, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट होगा। ठीक है, रजिस्टर के केस में, अलग अलग डिवाइसेस में एनर्जी जो कंज्यूम होता है अलग अलग तरीके से यूज होता है। रजिस्टर केस में जो एनर्जी कंज्यूम होगा किस में डिसिपेट होगा, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बोले कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट,
फॉर्म ऑफ हीट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रजिस्टर है, जो भी एनर्जी कंज्यूम किया है, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसी को जूल्स ने बताया था। ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में बताया था सब कुछ। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली बताता है इसके बारे में, तो हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर। रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलेंगे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो H इक्वल टू, H क्या है, हीट प्रोड्यूस है, आई स्क्वायर आर टी। अगर आई करंट किसी रजिस्टर से जा रहा है, ठीक है, टी टाइम के लिए, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी अगर रजिस्टर है, कोई भी अगर कोई भी अगर रजिस्टर है, ठीक है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। कब? जब आर और टी, आर क्या हो, कांस्टेंट हो, आर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर, और एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम टी। पता है ना? बाकी चीज हम लोग कांस्टेंट रखे। ठीक है, कि दो रजिस्टर रख लिए, दो अलग अलग टाइप के रजिस्टर रख लिए हम लोग। ठीक है, और दोनों में मान लीजिए इसमें R1 है, इसमें R2 है। ठीक है, इसमें भी करंट I भेज रहे हैं और इसमें भी करंट हम लोग I भेज रहे हैं। ठीक है, दोनों में T टाइम के लिए हम लोग इसमें करंट भेज रहे हैं। तो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगा H1, यहाँ हीट जो प्रोड्यूस होगा H2, हम लोग बोल देंगे कि अगर R2 ज्यादा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, इसका मतलब क्या हुआ कि H2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, H1 होगा। बाकी चीज अगर सेम रहेगी तो। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कब? जब आपने आई और टी को क्या किया है, सेम रखा है। ठीक है, उस तरह से अगर मान लो कि आर और टी सेम रखते हो, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा क्या है, डिपेंड करेगा करंट पे। अगर करंट जिसमें ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि दो रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर और आर, ठीक है, सेम टाइम के लिए। इसमें मान लो कि करंट हम आई भेजते हैं, इसमें करंट मान लो कि 2I भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस अगर यहाँ पे H2 हुआ है और यहाँ पे अगर H1 हुआ है, तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 4 टाइम्स ऑफ H1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि यस H इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो कि एक में हीट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ है तो बाकी दूसरे में कितना होगा। ठीक है, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ H1। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू आर, या प्रोपोर्शनल टू टी, जब भी बोलते हैं तो ये तब बोलते हैं जब क्या होगा, आर एंड टी क्या होगा, कांस्टेंट लोगे दो चीज के लिए। कंपेयर हम लोग कब करेंगे, जब एक वेरिएबल होगा ना, दो रजिस्टर ले लिए, आप मान लो कि रजिस्टर रेजिस्टेंस भी अलग ले लिए, करंट भी अलग ले लिए, टाइम भी अलग ले लिए, तो कैसे कंपेयर करेंगे, प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बाकी चीजें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो बाकी दो चीज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, आर है। यानी रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो हीट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब? जब आप आई और टी क्या रखते हो, सेम रखते हो। उस तरह से आर और टी अगर सेम रखोगे, अगर करंट आप डबल कर दोगे तो हीट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, एक चीज में इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट होगा इसका जूल। ठीक है, एसआई यूनिट होगा इसका जूल। और सीजीएस जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कैलोरी। किसका? तो एनर्जी का।
यहाँ पे हीट क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है। हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ जो कंज्यूम हो रहा है, ये क्या है, एनर्जी है। पावर का क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड होता है, हम मल्टीप्लाई बाय टाइम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर है एनर्जी बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एसआई यूनिट है। और सीजीएस में क्या इसका यूनिट होता है, कैलोरी होता है। और इस दोनों में एक रिलेशन हम बताए होंगे कि 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। याद रखना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का लिए एक रिलेशन है, इसे बोलते हैं ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन होता है, ठीक है। कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर बोलेंगे, दोनों क्या है, तो लेंथ का यूनिट है। मीटर भी लेंथ का यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो एक मीटर और सेंटीमीटर में क्या है, रिलेशन है, उससे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये क्या है, अगेन किलोमीटर भी क्या है, लेंथ का यूनिट है, मीटर भी क्या है, लेंथ का यूनिट है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाएंगे, तो कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो जूल भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, और कैलोरी भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो एक रिलेशन हुआ है 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। आप इसको याद रखोगे, इसे कोई डेरिवेशन नहीं होता, डायरेक्टली याद रखते हैं, ठीक है, एजम्पशन होता है। तो 4.2 जूल को हम लोग 1 कैलोरी बोलते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में कैलोरी में रहेगा, कुछ कुछ यूनिट जूल में रहेगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कैलोरी से जूल में, जूल से कैलोरी में। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, चलो बताओ, शायद करवाया भी होगा लास्ट क्लास में, कि एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। अगर हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है इन रजिस्टर में 100 जूल, ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट, जहां पे समझ में नहीं आएगा बताना थोड़ा सा, प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय रजिस्टर ऑफ 10 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 100 जूल हीट क्या हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस हो रहा है। आपको निकालना है कि ये V कितना होगा, ये V कितना होगा, ठीक है। 1 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है आपको, तो 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है। बताओ कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होगा, तो V इंटू आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे I के बारे में हमको पता नहीं है, हमको यहाँ पे V और R पता हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिख लेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R होगा। तो हम लोग पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, V² बाई R। 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकंड, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है ना, 100 जूल पर सेकंड। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है वो क्या करता है, 100 जूल हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 100 जूल प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। यानी आपको डायरेक्टली फॉर्मुलाइज करना है कि P इक्वल टू V² बाई आर। आर आपको पता है, P आपको पता है, पावर कितना है आपको, तो 100 जूल पर सेकंड,
1 सेकंड में 100 जूल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, तो 10 ओम दे रखा है। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको 1000। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, √1000। तो आपको हो जाएगा 10√10। और आपको पता है कि वोल्टेज का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा ये, 10√10 वोल्ट। बात समझ में आए? पक्का? इसके अलावा एक क्वेश्चन करवाया होगा मैंने कि कोई बताओ, टू बल्ब्स having rating 100 watt to 20 volt and 60 watt to 20 volt, which one has greater resistance? ये वाला करवाया था क्वेश्चन? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करवा दिया था क्या, ए पार्टिकल विथ चार्ज ऑफ, ए पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ, काफी दिन हो गया ना तो भूल गया मैं, चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट, आप ही के बुकलेट के क्वेश्चन होंगे ये सब, कहीं ना कहीं से जब सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, फ्रॉम ए पॉइंट ए at potential of 50 volt to another point B at a potential of 120 volt. Calculate the work done. ये भी क्वेश्चन करवाया है क्या? ये शायद नहीं करवाया था। चलो इसको करो तो जरा, ठीक है। एक चार्ज है जिसका कितना वैल्यू है 1.5 कूलम का, ये क्या कर रहा है, इस चार्ज को एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट जिसका पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपको बी, ठीक है। इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है, इसका पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट और इसका पोटेंशियल दे रखा है आपको 124, ठीक है। एक चार्ज है, क्यू अमाउंट का चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है 1.5 कूलम, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू कितना होगा। ये चीज बताया है आपको, एक चार्ज को अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल को ले जाते हैं तो काम करना पड़ता है, कितना होता है वो, बताओ कितना वर्क करना पड़ता है। बहुत मारेंगे तुम लोग को, बताओ। सब भूल गए जी, कुछ भी नहीं पढ़े। V into Q। हाँ वेरी गुड। V इंटू क्या होता है, Q होता है। V क्या था यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट तक ले जा रहे हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, वी ए बी बोले तो कितना होगा 120 माइनस 50, 120 माइनस 50, ठीक है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा 70 ना, 105 आंसर। हाँ हाँ 70 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 70 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो वर्क डन कितना होगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाई चार्ज 1.5, कितना हो जाएगा 105। 105, ठीक है।
जूल। हाँ, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। सारा एसआई में लिए हुए तो। अच्छा बताओ, अगर इसी चार्ज को हम बी से ए लाते, सपोज दैट कि बी पॉइंट से ए पॉइंट लाते, मतलब यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन दिया होता है कि पार्टिकल विद चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए whose potential is 120 volt to the another point B at potential of 50 volt। यानी अगर ए 120 होता, या फिर उल्टा कर लेते हैं, इधर से इधर लाते, तो क्या होता? वर्क डन पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता? नेगेटिव। वर्क डन क्या होता? नेगेटिव होता है। ये जो वर्क डन है, ठीक है, अब जब भी किसी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आप इस तरह समझ सकते हो इसको कि जैसे हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज, समझो ऐसे, मतलब जैसे वोल्टेज में भी दिखाते हैं ना बैटरी में, तो हायर पोटेंशियल होता है, इस पे लिखा रहता है पॉजिटिव, इस पे लिखा रहता है नेगेटिव। कभी देखे हो क्या इस तरह से? तो हम लोग बोल सकते हैं कि समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ज्यादा मतलब नहीं था हमारे पास, कि अगर हायर पोटेंशियल है मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव चार्ज। मान लो कि ये 120 वोल्ट है और ये कितना है? 50 वोल्ट है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नेगेटिव वोल्टेज होगा, नेगेटिव का मतलब इससे क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे होगा। जैसे कि 50 वोल्ट है, लेकिन इसको मान लो नेगेटिव टर्मिनल दिखा रहे हैं। 120 वोल्ट है तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल मतलब ये नहीं समझा होगा कि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब पोटेंशियल क्या है? लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। 50 वोल्ट है तो 120 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज को लाओगे, क्यू को यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो एक पॉजिटिव चार्ज पे किधर को फोर्स लगाएगा? इधर को फोर्स लगाएगा ना, रिपेल करेगा ना। रिपेल करेगा नहीं करेगा? तो आपको यहाँ से जब यहाँ तक ले जाना हो तो काम क्या करना करना पड़ेगा ना, फोर्स लगा के क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन चार्ज को अगर यहाँ से इधर ले जाना हो तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? किससे समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आपको हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाओगे तो वर्क क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। बैटरी का अगर बोले तो बैटरी का नेगेटिव हो तो मत छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा अगर आप हायर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हो। अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, तो माइनस क्यू चार्ज को अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाता तो बर्डन क्या करना पड़ता? आपको नेगेटिव करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को आप ले जाओगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज क्या होता? अपने आप अट्रैक्ट हो जाता ना। तो उस केस यस में सर। आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। उल्टा सेम चीज होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हायर से लोअर जा रहे हो तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराना है तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। सेम बात है, एक चीज समझ जाओगे तो दूसरा चीज अपने आप समझ जाओगे। तो इस चीज में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप बस ध्यान रखना कि हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्म, ठीक है। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्म, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो कि कौन सा चार्ज को ले जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ले जा रहे हैं? तो यहाँ से इधर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ से इधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज अपने आप थोड़ी ना जाएगा इधर की ओर, ये तो रिपेल करेगा ना। और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। सर जब मतलब सेम चार्ज रहेगा तब माइनस, बोलो तब बोलो। प्लस। जब सेम चार्ज रहेगा तब प्लस होगा। सेम चार्ज नहीं, फिर गड़बड़ कर रहे हो। एक हायर इसका पोटेंशियल, एग्जांपल दे दीजिए ना। वही बता रहा हूँ। हायर पोटेंशियल 120 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल 50 वोल्ट। तो लोअर पोटेंशियल कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ,
और हायर पोटेंशियल को ट्रीट करेंगे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे कि एक पॉजिटिव चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को बी टू ए ले जा रहे हैं, इसको किधर ले जा रहे हैं, इधर क्यों ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, बताओ, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं पॉजिटिव। होगा, क्योंकि एक जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जा रहे हैं, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने आप थोड़ा ना होगा। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर इधर मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश करके पहुंचाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज क्या होता, अपने आप जाता ना इधर की ओर, हायर पोटेंशियल की तरफ। इस केस में जो वर्क डन होता क्या होता, नेगेटिव होता। अभी भी समझ नहीं आया, इतना क्या सोच रहे हो, भारी चीज थोड़ी ना बहुत। बोलो, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने आप चल जाएगा ना। अगर मान लो माइनस क्यू रहेगा और इधर की ओर ले जाओगे तो क्या होगा, अपने आप चल जाएगा। हायर पोटेंशियल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, और लोअर पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव चार्ज की तरफ देखोगे तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अपने आप ये चीजें क्या करेगा, मूव करेगा इधर की ओर। चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। आप कुछ खास वर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। वर्क क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या था, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जा रहे थे पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो जी। ये सर आ गया थोड़ा। हाँ, वापस जाके घर पे पढ़ना, उसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन दे दीजिए तो थोड़ा होता है। क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन। ये तो बस अलग से बता दिए, मतलब आपको पॉजिटिव निगेटिव देखने के लिए। नेक्स्ट था किसी की 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर होता क्या है कि जैसे कि एक क्या है, ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपका जो रीडिंग होता है मीटर का, आप एनर्जी जो कंज्यूम करते हो वो आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। घरों में देखते होगा ना कि आपका घर का मीटर में आया 4 यूनिट उठ गया, 50 यूनिट उठ गया, 200 यूनिट हो गया, 800 यूनिट हो गया, ठीक है। इस तरह का रीडिंग आता है कि आप जब भी देखोगे तो घर वाले बोलते हैं, पापा मम्मी बोलते हैं, इस बार 800 यूनिट ना आ गया है, या 500 यूनिट आ गया है। जिस तरह से आप यूज करोगे 400 यूनिट आ गया है। तो ये जो यूनिट है, क्या होता है यूनिट, ये तो यूनिट है जो क्या है, एक कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जैसे कि जूल एक क्या है, यूनिट, ऐसा यूनिट है। हमने पढ़ा कि कैलोरी भी क्या है, एक यूनिट है। तो जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं घरों में, उसको हम लोग जूल में, कैलोरी में क्यों नहीं बताते हैं, कितना जूल हम लोग एनर्जी कंज्यूम करिए। हम लोग इसमें क्यों बोलते हैं कि 500 यूनिट यूज कर लिए, बोला जाता कितना जूल हम लोग यूज कर लिया, बताओ भाई, कितना एनर्जी हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो बताओ कितना जूल हम लोग एनर्जी कंज्यूम किया। हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो जूल होता है वो बहुत छोटा यूनिट होता है। जूल क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। हम लोग ने जो घर में कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग को बोलना पड़ेगा कितना एनर्जी कंज्यूम कर, ऐसे बोलना पड़ेगा कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया। सोचो कितना बड़ा हो गया, 10⁻⁶, यानी 3600000, हाँ हो गया ना, इतना जूल एनर्जी कंज्यूम किया आप। ये बेसिकली होता है क्या है, 1 यूनिट होता है। तो आप इतना एनर्जी कंज्यूम करोगे तो 1 यूनिट हुआ। अगर मान लो कि आपने 500 यूनिट कंज्यूम कर लिया तो उसको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है जूल, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग एक अलग से यूनिट डिफाइन किए हैं, किलो वाट आवर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है।
इसलिए यूज करते हैं कि ए यूनिट क्या हो जाता है, बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, जूल क्या है, बहुत छोटा यूनिट है। तो जूल के टर्म्स में अगर हमको एनर्जी कंज्यूम करना होगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा 10 लाख करोड़, 1 करोड़, 1 अरब, इतना जूल कंज्यूम कर गए। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं 1 यूनिट। ये हमारा कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, एनर्जी का बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर को पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। ठीक है, होता क्या है, कितना होता है, तो जूल के हिसाब से देखते हैं कितना जूल होता है 1 किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है, तो देखते हैं कितना होता है। तो वन हो गया, और किलो का मतलब क्या होता है, किलोमीटर। कितना होता है, 10⁻³ 3 और वाट मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकंड हो गया, मल्टीप्लाई बाय आवर। आवर मतलब कितना सेकंड हो जाएगा, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। 360 तो सेकंड सेकंड क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचे बताओ, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। और यहाँ भी क्या है, 10⁻³ जूल हो गया। यानी टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी आप इतना जूल एनर्जी अगर कंज्यूम करते हो, इसका मतलब कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर, या फिर बोल सकते हैं 1 यूनिट। अगर आपको घरों में अगर 10 यूनिट अगर यूज हो गया है एनर्जी, इसका मतलब, ठीक है, मान लो कि आपने 200 यूनिट यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, 200 यूनिट अगर आपने यूज किया घरों में, इसका मतलब आपने कितना जूल एनर्जी कंज्यूम कर गया है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपने एनर्जी क्या किया है, कंज्यूम कर गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बल्ब देखते हो आगे आप, ठीक है, तो जैसे बल्ब का मान लो कि दिया हुआ है कि 20 वाट का बल्ब है, ठीक है, या 22 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है। ठीक है, मान लो कि इस बल्ब को आप पर डे 10 घंटा यूज करो, 10 घंटा यूज करो। ठीक है, 1 साल तक अगर इस तरह क्वेश्चन करवाए होंगे, कोई एक बल्ब है जिसको आप पर डे, अगर आप मान लो कि 10 वाट का या 20 वाट का बल्ब है, अगर आप 10 आवर तक पर डे यूज करते हो और 1 साल तक यूज करते हो, 1 ईयर तक अगर आप यूज करते हैं, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करोगे, या कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर 1 यूनिट का कॉस्ट आपको दिया रहे तब। इस तरह क्वेश्चन करवाएं कुछ। कोई बोलेगा नहीं, चलो करवा ही लेते हैं। चलो, ये यहाँ तो समझ में आया कि किलोवाट यस। आवर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ा यूनिट होता है, और कि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट मतलब आपको इतना जूल एनर्जी हो गया। चलिए क्वेश्चन जरा ट्राई करो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज connected to 220 volt and drawn 0.1 ampere current। आपका एनसीईआरटी का है या फिर अपने बुकलेट का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का होगा तो बुकलेट का होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू, इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको, स्कूल में भी आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड है, और जो बल्ब है वो 0.1 एम्पेयर करंट क्या करता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, अगर उस बल्ब को आप पर डे 10 आवर जलाते हो,
ठीक है, मान लो कि बल्ब है, और एक कनेक्टेड कैसे है, तो 220 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस क्या है, ये सर कनेक्टेड है। 8030 है क्या? पता नहीं, ऐसे फटाक से बोल दिए, क्वेश्चन से लिखा हुआ है, मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ। 40150, मैं बस वो निकाल 4015 4015 शायद। इतना रुपीज आ गया। सर 401.5। ये फिर भी ठीक लग रहा है, 401 रुपया। 4000 से ज्यादा रुपया लग जाएगा एक बल्ब जलाने में पर साल, शायद ये आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा जल्दी बना लिया यार। ये सर 220, फॉर्मूला 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड है, और करंट कितना अप्लाई ड्रॉ कर रहा है, 0.1 एम्पियर। वो रहा कि अगर इस बल्ब को पर डे हम 10 आवर यूज करें और 1 साल तक यूज करें, तो कितना कॉस्ट हमको पे करना पड़ेगा एक बल्ब को जलाने के लिए। आप इसमें देखते हो ना, कहीं कहीं फ्रिज व्रिज में, रेफ्रिजरेटर में लिखा रहता है कि 336 यूनिट करेगा साल में ड्रॉ, ऐसा लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, तो हमको बेसिकली निकालना है कि पहले हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा। एनर्जी कंज्यूम करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा इसका पावर कितना है बल्ब का। तो बल्ब का जो पावर होगा कैसे निकालेंगे, तो V इंटू आई निकालेंगे। V आपको पता है कितना होगा, 220 वोल्ट, और I आपको दिया हुआ है 0.1, तो ये कितना हो गया, 22 वाट हो गया। 22 वाट मतलब ये क्या करेगा, पर सेकंड 22 जूल एनर्जी क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। तो देखते हैं कि 1 सेकंड में अगर ये 22 जूल कंज्यूम कर रहा है, तो 1 ईयर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, इन 1 ईयर, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम एनर्जी इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 22 जूल एनर्जी क्या करता है, 1 सेकंड में कंज्यूम करता है। ठीक है, 22 वाट मतलब 22 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करता है। तो कितना देर तक जलता है, तो पर डे 10 आवर तक जलता है। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 22 जूल 1 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 आवर है, तो आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 आवर मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में कितना होगा, तो 3600 सेकंड होगा। तो 10 आवर मल्टीप्लाई बाई 3600 यानी कितना हो गया, सेकंड हो गया। तो एक दिन में 22 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3600, इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये एक दिन में। ठीक है, और अपने को ऑपरेट करना है पूरे 365 दिन, 1 साल। तो मल्टीप्लाई बाई 365 हो जाएगा, कितना, 1 ईयर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया, कोई बताएगा, किसी ने किया है, बताओ। 22 मल्टीप्लाई बाई 365 या मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ इसको जरा देखो तो जरा, मल्टीप्लाई करके कितना आता है, कोई बताओ। एक मिनट, ये आ जाएगा शायद 80.30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। इतना एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, 80.30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इतना तो एनर्जी कंज्यूम होगा, तो कितना यूनिट हुआ है, यूनिट क्यों करेंगे कि हमको यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ है, वो 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5 रुपया है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना नंबर ऑफ यूनिट हमने कंज्यूम किया है 1 साल में। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, ये तो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ ना, 8.30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और आपको पता है कि इतना जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट। तो ये चीज तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बेसिकली 80.30 यूनिट आ गया। ठीक है,
और आपको 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ था 5 रुपया, तो जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट जो होगा कितना हो जाएगा, 80.30 इंटू 5, 401.5। ये 401.5 रुपये आपको। अगर आप 22 वाट का अगर बल्ब आप यूज करते हो घरों में, तो जनरली होता है 20 वाट 22 वाट का बल्ब, ठीक है, और जनरली क्या होता है 5 रुपए का ही होता है यूनिट, बोकारो करो तो 5 ही रुपये शायद। तो आपको 401 रुपये क्या करना पड़ेगा एक बल्ब के लिए, एक साल में अगर आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप 10 घंटे यूज करते हो। अगर मान लो 24 घंटे यूज करोगे तो कितना होगा, 800। अगर मान लो 20 घंटे यूज करते हो तो क्या होगा, 802 रुपये करना पड़ेगा, 803 रुपये करना पड़ेगा आपको। इतना आपको साल में एक बल्ब के लिए पे करना पड़ता है। तो सोच लो 10 बल्ब जलाओगे तो कितना पे करना पड़ेगा साल में, महीने में कितना पे करना पड़ेगा, आप उस तरह से निकाल सकते हो। किसी का भी पावर का रेटिंग देख के, ठीक है, किसी भी बल्ब का रेटिंग देख के, पंखे का रेटिंग देख के आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इसको। अगर आप कितना देर ऑपरेट करोगे तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए घर से जब बाहर निकले तो पंखा बल्ब बंद करके निकले, ठीक है, ताकि एनर्जी बचे आपका। ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आगे है आपका ये थोड़ा सा एक थियोरेटिकल चीज है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही आपका लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ। इसको आप ज्यादातर क्या करोगे, बुक से पढ़ लोगे, तो एनसीईआरटी की बुक से। मैं शायद अभी आप बता, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो वो पिछले क्लास में करवाया। हाँ क्वेश्चन मेरे पास फिक्स है, क्वेश्चन मैं नोट करके रखता हूँ क्या क्या करवाना है। मेरे को याद ही था ना क्या क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये सब करवा रखा था रिजिस्ट्रेशन जी, फिर से कैसे करवा दिया मेरे आंसर से, आया 401.5। फिर से करवाया मेरे से, मेहनत, आपने बड़ा मुंह क्वेश्चन मारे। लिखा नहीं था उसमें, लिखा है अच्छा ऊपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत दिन बाद क्लास हुआ था तुम लोग का। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या एप्लीकेशन है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कोई बता सकता है पहला एप्लीकेशन, कोई एक दो बताओ। हीटिंग इफेक्ट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज है। जैसे कि आपने अभी तो बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया, एलईडी हो गया, बहुत पुराने जो बल्ब होते थे आप देखे होगे, कांच वाला जो बल्ब होता देखा था कोई, Yes, sir. Yes. येलो लाइट वाला, यस सर। उसमें कैसा होता था, अभी भी कहीं कहीं लगा रहता है, सस्ता होता है वो। फिलामेंट बीच में। एक इसे ग्लास होता है कांच का, और यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। और इसके जो गैस, इसमें क्या होता है, ये जो फ्री स्पेस होता है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, गैस भरा रहता है कोई, वो कौन सा गैस होता है, इनर्ट गैस भरा रहता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है पहला, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। और भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन जो आपके घरों में यूज होता है, ठीक है, या फिर आपका जो गीजर है, या फिर आपका जो इमर्जन रॉड है, या फिर टोस्टर है, या फिर फ्यूज है, ये सब में क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हो, फिलामेंट कट गया मेरा, कहाँ वहाँ पे यूज होता है। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कहाँ कन्वर्ट होता है, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है।
तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ हीट इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब, और क्या एग्जांपल बताए थे, फ्यूज भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, रूम हीटर भी इसका एग्जांपल है, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन बताया था, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, और क्या बताया था, टोस्टर भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, बीटीसी, बहुत सारे एग्जांपल है। ये सब कैसा एग्जांपल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, या फिर टोस्टर ले लो, फ्यूज ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, रूम हीटर ले लो, ठीक है, गीजर ले लो, ये सब जगह पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, तो इसका देखोगे तो एक कांच का बल्ब होता है, ठीक है, और इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, और ये जो फिलामेंट और कांच जो है, इसके बीच में एक गैस रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का काम क्या है, फिलामेंट का काम क्या है, ठीक है।
सर